हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटी सी एनबीएफसी कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है ट्रू कैप फाइनेंस। अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैप के बारे में तो रफली 168 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो, इस कंपनी को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके पोजिशनिंग को समझ लेते हैं कि ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्पेस में किस तरफ जाके बैठ रही है। अब देखो, अगर आप बड़ी एनबीएफसी कंपनी हटा दो कि जैसे बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी है, इनको आप हटा दो। उसके बाद फाइनेंस में एनबीएफसी स्पेस में से आप अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, प्राइम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हटा दो, तो हमारे पास कुल मिला के दो मेन सेगमेंट्स बचते हैं। हमारे पास एक सेगमेंट बचता है माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग करने वाली कंपनियों का, और एक है हमारे पास एमएसएमई लेंडिंग करने वाली कंपनियों का। माइक्रो फाइनेंस में क्या करती हैं कंपनियां कि एकदम छोटे टिकट साइज का लोन देती हैं और एकदम गांव में जाके लोन देती है कि भाई किसी तबेले वाले को लोन दे दिया 50,000 रुपए का। तो वहां पर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो छोटे टिकट साइज का मल्टीपल लोन्स करते हैं जिससे अपने रिस्क को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, रिस्क को मिटिगेट कर सके। अब उस वाले स्पेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, वहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनियों की लोन बुक ग्रोथ गायब हो गई है। जो कंपनी पहले 70-80% के आसपास पे ग्रो किया करती थी, उनका रेट ऑफ ग्रोथ आज 5-10% के आसपास ही रह गया है। उसके बाद उनकी एसेट क्वालिटी खराब होने लग गई है, क्योंकि इन लोगों की कमाई बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। यहाँ पर आपको नहीं पता कि तबेले वाला कल सुबह उठ के पैसा कमाएगा या नहीं कमाएगा। इसी वजह से आप इस पे इंटरेस्ट रेट तो ज्यादा चार्ज कर पाते हो, बट उसके ऊपर आपको रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। और जब यहाँ पर साइकिल रिवर्स होती है कि जैसे आज से 3 साल पहले एक बहुत बढ़िया माइक्रो फाइनेंस साइकिल चल रहा था, सब कंपनियां पैसा बना रही थी, सब कंपनियां जबरदस्त ग्रोथ कर रही थी। बट अभी जो पिछले 4-5 क्वार्टर से चीजें खराब हुई हैं, तो कुछ कुछ कंपनियों की इतनी चीजें खराब हो चुकी हैं कि वो लोग लॉस रिपोर्ट करने लगे हैं। उनको इतना ज्यादा प्रोविजनिंग करना पड़ा है क्योंकि उनकी एसेट क्वालिटी इतनी बिगड़ गई है कि उनकी जो ग्रॉस एनपी नेट एनपी नंबर्स है वो डबल ट्रिपल हो गए हैं। उनको इतनी ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है कि उनका पैट नेगेटिव हो गया, वो घाटा करने लग गए। तो वो है हमारा माइक्रो फाइनेंस वाला स्पेस, वहां पर है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। उससे थोड़ा सा ऊपर आता है हमारा एमएसएमई वाला स्पेस। ये लोग थोड़े से ज्यादा स्टेबल कस्टमर को केटर करने की कोशिश करते हैं। ये उस कस्टमर को केटर करने की कोशिश करते हैं जिसके पास एटलीस्ट एक फैक्ट्री होगी, उसका छोटा मोटा धंधा चल रहा होगा, उसकी एक पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री होगी, उसने 5 से 7 लाख 10 लाख रुपए का लोन ले रखा होगा। तो ये उस कैटेगरी के कस्टमर को केटर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी हमें इंपैक्ट देखने को मिला है, यहाँ पर भी रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ देखने को मिला है, यहाँ पर भी एसेट क्वालिटी थोड़ी सी बिगड़ी है। बट उतनी चीजें खराब नहीं हुई जितनी माइक्रो फाइनेंस स्पेस में हुई। तो इससे अब हमें समझ में आ गया कि अगर आज के दिन आप एक एमएसएमई कंपनी हो, तो योर एवरेज ग्रोथ शुड बी एनीवेयर इन बिटवीन 20 to 25%। तो अगर आप 20-25% का ग्रोथ कर रहे हो, तो आप एक अच्छी एमएसएमई लेंडिंग कंपनी, एनबीएफसी कंपनी कहलाओगे। तो हमें ट्रू कैप समझ में आ गया कहाँ कौन से वाले सेगमेंट में आ रहा है और उसका आइडियल ग्रोथ कम से कम कितना होना चाहिए। तो ये चीज भी हमें समझ में आ गई कि ठीक है, आपकी एसेट क्वालिटी अब स्टेबल हो जानी चाहिए कि भाई जैसे पहले कुछ क्वार्टर्स में खराब हुई, बट एटलीस्ट अब आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे आप स्टेबिलिटी दिखाओ या इंप्रूवमेंट दिखाओ। यहाँ से आपकी और एसेट क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। लोन बुक का जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो 20-25% के आसपास रहना चाहिए। आपका आगे का गाइडेंस बढ़ जाना चाहिए कि भाई अब हमें वापस साइकिल रिवर्स होते हुए देखने को मिल रहा है, चीजें सुधरती हुई देखने को मिल रही हैं। तो आगे अगर हम अभी 25% का ग्रोथ कर रहे हैं, तो आगे के लिए हम 30-35% के आसपास का गाइडेंस दे रहे हैं। दिस शुड बी द आइडियल सिनेरियो फॉर अ एमएसएमई एनबीएफसी कंपनी। ये चीज भी हमें समझ में आ गई। अब आते हैं हम ट्रू कैप के ऊपर। अगर आप ट्रू कैप के नंबर्स देखने जाओगे तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं, और उसका रीजन भी है, उसके बारे में भी हम बात करें। एईवीएम ग्रोथ के बारे में बात करें तो 20% के आसपास एईवीएम गिर गया, और बहुत ही छोटा ईवीएम साइज है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपका कोई बहुत बड़ा ईवीएम साइज था जिसके ऊपर आप ग्रोथ नहीं लेके आ पाए, एकदम ही छोटा। मतलब इससे छोटा तो शायद आपको एमएसएमई स्पेस में कोई कंपनी लेंड करता हुआ भी देखने को नहीं मिलेगा। मात्र 832 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का एईवीएम था, उसमें भी हमें 20% का रिडक्शन देखने को मिल गया। डिसबर्समेंट में भी सेम हाल था, डिसबर्समेंट भी इनके गिर गए। ये हम बात कर रहे हैं फुल ईयर बेसिस पे। उसके बाद कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ गई, करीबन 67 करोड़ रुपीस के आसपास का इन्होंने फुल ईयर बेसिस पर लॉस रिपोर्ट कर दिया। तो कंपनी की हालत तो खराब है, बट क्या कंपनी के बिजनेस मॉडल की वजह से हालत खराब है या जो इंटरनल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसकी वजह से हालत खराब है, ये हमें इस वीडियो में फिगर आउट करना है। अब हुआ क्या है, कंपनी का प्रमोटर चेंज हो रहा है। कंपनी का जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है उसके पास लगभग लगभग 37% स्टेक है। अब वो प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहा है और एक एमसीजी ग्रुप है जो स्टेक को खरीद के 75% ऑफ द होल्डिंग कंपनी में बना। सो अभी सिचुएशन क्या थी कि 63% ऑफ होल्डिंग पब्लिक के पास थी, 37% प्रमोटर के पास थी। अब आगे चल के क्या होने वाला है कि 75% ऑफ द होल्डिंग goes to the promoter, the new promoter MCG group, और
रिमेनिंग 25% पब्लिक के पास रह जाएगा। अब ये जो प्रमोटर खरीद रहा है ये करीबन करीबन 250 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन के आसपास पे खरीद रहा है। उसके ऊपर अगर हम बात करें कि फ्रेश फंड इंफ्यूजन भी कर रहा है कंपनी के अंदर, करीबन 207 करोड़ रुपए के आसपास का नया फंड भी डाल रहा है। अब 207 करोड़ रुपए का अगर ये लोग फ्रेश फंड इंफ्यूजन करेंगे किसी भी एनबीएफसी कंपनी में तो उसके लिए फायदेमंद चीज होती है। कैसे होती है वो भी समझ लेते हैं। देखो, हर एक एनबीएफसी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल क्या है? कैश, पैसा। क्योंकि आप पैसा उठाते हो, पैसा लेंड करते हो, तो आपका रॉ मटेरियल इज पैसा। अगर आपको 207 करोड़ रुपए का फ्रेश फंड्स मिल जाएंगे, आपका इक्विटी बेस 207 करोड़ रुपए से बढ़ जाएगा, तो आपके डेट लेवल्स नीचे आ जाएंगे, आपकी लेवरेज पोजीशन नीचे आ गई, तो आपके पास रूम फॉर लेवरेज बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हम देखते हैं आरओई। आरओई क्या है? आरओए इनटू लेवरेज। अभी सपोज ट्रू कैप इज 3 टाइम्स लेवरेज, 2.8 है, हम उसको 3 अज्यूम करके चलते हैं। तो अगर आज ट्रू कैप 3 टाइम्स लेवरेज है, उसमें 200 करोड़ 207 करोड़ रुपए के आसपास का नया फ्रेश फंड इंफ्यूजन होता है, तो लगभग लगभग इनका जो इक्विटी बेस है वो डबल हो जाएगा। अगर इक्विटी बेस आपका डबल हो गया तो जो आपका 3x का लेवरेज था वो 1.5x का ही लेवरेज हो गया। आप पहले भी 7 टाइम्स लेवरेज तक जा सकते थे, अभी भी आप 7 टाइम्स लेवरेज तक जा सकते हो। तो पहले आप लेवरेज से अपने आरओई को डबल कर सकते थे, बट अब आपका लेवरेज छोटा हो गया, 1.5 टाइम्स ही रह गया, तो अब अपने आप आरओई को 4 गुना कर सकते हो। तो योर रूम फॉर ग्रोथ, रूम फॉर एक्सपेंशन ऑफ आरओई इंक्रीजेस। ये चीज भी हमें समझ में आ गई, तो चीजें अच्छी हैं। बट अब हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी कि भाई अगर प्रमोटर 75% ऑफ होल्डिंग ले लेगा तो क्या मैनेजमेंट में चेंज आएगा? क्या प्रमोटर उसको ढंग से चला पाएगा? क्या प्रमोटर की कोई ऐसी हिस्ट्री है इस तरीके की कंपनी चलाने की, कोई एनबीएफसी कंपनी चलाने की या कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चलाने की? तो ऐसा तो कुछ है नहीं इनके पास। ऐसा कोई भी जरिया नहीं है या ऐसा कोई भी हमारे पास मेथोडोलॉजी नहीं है जिससे हम प्रमोटर की क्रेडिबिलिटी चेक कर पाए इन टर्म्स ऑफ रनिंग अ एनबीएफसी बिजनेस। तो वो चीज में तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ हम ये जरूर कह सकते हैं कि भाई अगर नया प्रमोटर आया है, उसने फ्रेश फंड इंफ्यूजन किया है, तो ये कंपनी के लिए जरूर बेनिफिशियल है। और थोड़ा बहुत अगर हम कहें तो बाजार से फ्लोट हट जाएगा कंपनी का। जो पहले 63-64% के आसपास का फ्लोट था वो अब घट के 25% का ही फ्लोट रह जाएगा। तो जो शेयर में मतलब कभी भी बाइंग कभी भी सेलिंग आ जाती थी ना, क्योंकि सप्लाई इतना ज्यादा था कि आप किसी भी भाव पे खरीद पाते थे, किसी भी भाव पे बेच पाते थे। वो चीज अब थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो शेयर होल्डर के लिए और अच्छी बात हम इसको मान सकते हैं। तो चलिए ये दो चीज समझ ली। अभी तक हमें ये समझ में आ गया कि भाई ये कंपनी एयूएम ग्रोथ लेके नहीं आ पा रहा, ये कंपनी का डिसबर्समेंट ग्रोथ आ नहीं रहा, और इसका रीजन है प्रमोटर चेंज। अभी तक तो ये समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं क्या कंपनी के फंडामेंटल बिजनेस मॉडल में भी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो कंपनी के लेंडिंग पोर्टफोलियो में 3 मेन सर्विसेज हैं। ये लोग गोल्ड के ऊपर लेंडिंग करते हैं जो 49% ऑफ देयर ओवरऑल बुक है। उसके बाद है इनके पास एक एमएसएमई वाला डिवीजन जो 39% ऑफ द ओवरऑल बुक है। और उसके बाद है इनका फास्टेस्ट ग्रोइंग डिवीजन जिसके ऊपर अब कंपनी का बहुत ज्यादा फोकस है, दैट इज इनका ग्रीन एनर्जी वाला बिजनेस। ग्रीन एनर्जी के लिए लोग लेंड करते हैं कि भाई आप ई रिक्शा, ई इलेक्ट्रिक ऑटो या सोलर पैनल लगाने के लिए अगर आपको लेंडिंग चाहिए तो ये लोग वो लेंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं। दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू लगभग लगभग 11-12% ऑफ द ओवरऑल बुक। तो ये 3 सेगमेंट में कंपनी लेंडिंग करती है और मोर और लेस सिक्योर्ड लेंडिंग ही करती है। इनका हाँ एक पुराना बुक जरूर है जो अनसिक्योर्ड पड़ा है, बट उसको अभी लोग धीरे धीरे रिड्यूस करते जा रहे हैं। तो कंप्लीटली सिक्योर्ड लेंडिंग, उसके ऊपर से जितना भी आप लेंड कर रहे हो वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे लेंड कर रहे हो, क्योंकि आप एक बहुत छोटा कंपनी हो। छोटा कंपनी का मतलब है आपकी कोई पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री है नहीं, बैंक्स आपको ट्रस्ट कर नहीं रहे, एनबीएफसी आपको ट्रस्ट कर नहीं रही, इसलिए आपकी जो खुद की कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर आपकी खुद की कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा रेट पे ही लैंड करना पड़ेगा। तो अगर आप इनका गोल्ड लोन का भी यील्ड देखोगे तो वो 20-21% के आसपास चला जाता है, 15-21% के आसपास जाता है। तो ठीक है, महंगा लोन करता है। चलिए ये चीज भी हमें समझ में आ गया। दूसरी चीज के बारे में बात करें, इनका टेन्योर बहुत इंटरेस्टिंग है कि देखो गोल्ड लोन्स 12 महीने से ज्यादा आप दे ही नहीं सकते। इनका एवरेज पीरियड है 7 मंथ्स, तो इनकी साइकिल 7 महीने में चलती है। तो अगर इन्होंने जनवरी में कोई लोन किया, जनवरी में सपोज 1 जनवरी में इन्होंने 1 लाख रुपए का गोल्ड लोन किया, तो वो मैक्स टू मैक्स 1 जुलाई तक खत्म हो जाएगा। उनको अब एक नया लोन करना पड़ेगा अपनी बुक को आगे बढ़ाने के लिए। तो इनकी बुक का जो टर्न है जो वो बहुत ज्यादा है। तो इनका ये एक अच्छी चीज भी है, एक बुरी चीज भी है। अच्छी चीज कैसे है कि आपके साथ कोई भी
लोन बहुत लंबे समय से जुड़ा नहीं है तो उसका रिस्क आप एसोसिएट करके नहीं चल रहे। ऊपर से आप गोल्ड लोन लेंडिंग कर रहे हो तो वो तो कंप्लीटली एसेट बैक्ड है, और ऐसा एसेट है जो हमेशा हमेशा आपको लिक्विड फॉर्म में पैसा दे जाता है कि भाई अगर आप सपोज एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो और आपका ईएमआई मिस हो गया, अब आपको करना पड़ेगा ऑप्शन। ऑप्शन करना एक बहुत हेडेक वाला प्रोसेस है कि भाई आप पहले निकालोगे कि भाई इस लैंड का इस घर का एक ऑप्शन हो रहा है, फिर ऑप्शन वाले दिन आपको उसको बेचना पड़ेगा, फिर उसका पैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि वो अगर सपोज 50 लाख रुपए का घर है तो 50 लाख रुपए बैंक में भर के ले आएगा और बैंक को दे देगा कि ये लो आपका पैसा। तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। वहीं अगर आप गोल्ड लोन कर रहे हो, आप सुनार की दुकान पे जाओ, उसके उसको सोना दो, पैसा लो, काम खत्म। बहुत ही लिक्विड एसेट है, तो ये इनके लिए एक अच्छी चीज बन जाती है। चलिए ये चीज भी हमने समझ ली। अब आते हैं, बात करते हैं इनके एक और सेगमेंट के बारे में। अब ये तो इनकी थी ये 3 लेंडिंग प्रोफाइल्स। इसके अलावा ये लोग को लेंडिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और इनकी प्रॉब्लम शुरू ही वहीं से हुई कि जो हमें दिख रहा है कि भाई एजीएम नहीं बढ़ पा रहा, जो आपका लोन बुक में ग्रोथ नहीं आ पा रहा, वो इसी वाले सेगमेंट की वजह से है। ये को लेंडिंग वाले सेगमेंट की वजह से है, जिसको ये बुलाते हैं LAS, लास्ट वाले सेगमेंट, दैट इज लेंडिंग एज अ सर्विस। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, किसी भी बड़े बैंक या बड़ी एनबीएफसी कंपनी के साथ टाई अप करते हैं कि सपोज ट्रू कैप फाइनेंस ने देश के सबसे बड़े प्राइवेट प्लेयर बैंक एचडीएफसी बैंक के साथ टाई अप किया, और एचडीएफसी बैंक के ने इनको फंडिंग प्रोवाइड करना शुरू किया। तो अब आइडियल सिनेरियो में क्या होगा कि मैं एक कस्टमर बन के ट्रू कैप के पास जाऊंगा, मैंने डिमांड करा कि यार मेरे को 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, तो ट्रू कैप सारा की सारी सर्विस करेगा। मेरे को मेरा केवाईसी करेगा, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी वेरिफिकेशन करेगा। सपोज मैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले रहा हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू वेरिफिकेशन भी करेगा, सारा का सारा काम करेगा। और उसके बाद जब पैसा देने की बारी आएगी, पैसा देगा एचडीएफसी बैंक। 80% फंडिंग एचडीएफसी बैंक करेगा। 80 लाख रुपए दे दिए एचडीएफसी बैंक ने, 20 लाख रुपए दे दिए ट्रू कैप ने, मेरे को 1 करोड़ रुपए का लोन मिल गया। अब मेरे लिए फेस है ट्रू कैप, मेरा सारा का सारा डीलिंग है ट्रू कैप से। तो अब इसमें हुआ क्या कि एचडीएफसी बैंक का लोन बुक बढ़ गया बाय 80 लाख रुपीज, जिसमें एचडीएफसी बैंक को कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, उसको इंटरेस्ट की कमाई खानी है बस। इसमें ट्रू कैप के लिए क्या फायदेमंद चीज हुई कि ट्रू कैप की भी 20 लाख रुपए से एयूएम बढ़ गया। उसके अलावा उसने जो एचडीएफसी बैंक को 80 लाख रुपए की लेंडिंग करवाई थी, उसकी लोन बुक में इजाफा करवाया था, उसके बदले वो एचडीएफसी बैंक से एक छोटा सा कमीशन ले लेगा कि भाई आपके हमने लोन बुक में इजाफा कराया, आपका हमने फायदा कराया, तो उस फायदे का कुछ पोर्शन आप हमें भी पास ऑन कर दो। तो जब आप एक छोटी एनबीएफसी कंपनी होते हो ना, तो आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है कि आपको फंडिंग नहीं मिल रही है, आपको पैसा नहीं मिल रहा, और पैसा ही आपके लिए एक रॉ मटेरियल है क्योंकि आपको आगे पैसा ही लेंड करना है। तो अगर आपको पैसा नहीं मिल पा रहा तो को लेंडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन एनबीएफसी कैन चूज टू स्केल देयर बुक, एंड टू स्केल देयर बुक वेरी फास्ट। तो ये चीज ये लोग करते थे। अब इनका लगभग लगभग 44% का एयूएम इनकी ये को लेंडिंग वाली बुक में से आता था। अब एक और चीज, इनकी को लेंडिंग वाली बुक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, ये बाकी सारी की सारी कंपनीज के लिए ट्रू है, बट ये ट्रू कैप के लिए नहीं है। ट्रू कैप इसमें और थोड़ी सी गेम करता है। ट्रू कैप कहता है एचडीएफसी बैंक को कि आप मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो कि आपको इतना इंटरेस्ट चाहिए। एचडीएफसी बैंक और सपोज कहता है कि यार मेरे को मेरे 80 लाख रुपए पे 10% का इंटरेस्ट चाहिए। मेरे से ट्रू कैपिटल ट्रू कैप फाइनेंस चार्ज करेगा 15%। उसमें एचडीएफसी बैंक का 80 लाख रुपया है, 80 लाख रुपए में से ट्रू कैप फाइनेंस 80 लाख रुपए पे 10% का इंटरेस्ट दे देगा एचडीएफसी बैंक को। उसके बदले जो एडिशनल 5% मिल रहा है वो उसके खुद की पॉकेट में गया। जो उसने 20 लाख रुपए डिसबर्स करे थे, 20 लाख रुपए उसने खुद ने भी जो डाले थे, उसका 15% की कमाई उसकी टोटल खुद की। तो ये इस तरीके से काम करता है। बट अब इसमें आ रही है इनको प्रॉब्लम, क्योंकि इनकी मेजोरिटी ऑफ द लेंडिंग को लेंडिंग वाली जो थी वो गोल्ड लोन में हुआ करती थी, और इनका टाइप था शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। अब हुआ आरबीआई का रेगुलेशन चेंज। आरबीआई के अकॉर्डिंग अब आपने अगर गोल्ड लोन किया तो गोल्ड की जो सोना आपने कस्टमर से लिया, अब वो सोना जिस कंपनी की फेस है उसके पास नहीं रखा जाएगा, जो कंपनी ज्यादा लेंडिंग कर रहा है उसके पास रखा जाएगा। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू आरबीआई पहले क्या हो रहा था कि फेस था ट्रू कैप, ट्रू कैप के पास ही सोना रखा जाता था। ट्रू कैप उठा के को लेंडिंग में लेंडिंग कर देता था, 20 लाख रुपए खुद दे देता था, 80 लाख रुपए शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक से दिला देता था, सोना खुद रख लेता था। बट अब आरबीआई कहता है कि 80% ऑफ द पेमेंट आपका शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक कर रहा है, तो सोना भी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस के पास ही रखा जाएगा। और
इस वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इसकी वजह से ये लोग को लेंडिंग के ऊपर, गोल्ड के ऊपर को लेंडिंग नहीं कर पा रहे। ये चाह रहे हैं कि सारा का सारा सोना हमारे पास ही रहे, हमारे ही बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस के पास ही रहे। तो उस प्रॉब्लम की वजह से इनका मैसिव रिडक्शन हुआ इन को लेंडिंग बुक में। तो जो आपका हाईली स्केलेबल पोर्शन ऑफ द बुक था, उसमें आया हमें रिडक्शन। जो देखो, एक आप एनबीएफसी कंपनी हो, आपको चाहिए पैसा, आपके पास पैसा नहीं है, इसीलिए आप कोलैंडिंग की तरफ गए। आप अपनी बुक को बहुत तेजी से बढ़ाना चाह रहे थे, इसीलिए आप कोलैंडिंग की तरफ गए। बट कोलैंडिंग में आपके वाले सेगमेंट में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ गई। इसकी वजह से अब आपका जो फास्ट पेस ग्रोथ था वही धीमा पड़ गया, वही हमें बैंड बच गया। जो हमारी खुद की बुक थी वो तो मॉडरेट पेस पे बढ़ रही थी, वो आज भी मॉडरेट पेस पे ही बढ़ रही है। अगर आप देखोगे जो खुद अपनी बुक है ना, इनकी अपनी बुक अभी भी 25-30% के आसपास का रेट ऑफ ग्रोथ दिखा रही है। बट मैक्सिमम पोर्शन कोलैंडिंग पे था और कोलैंडिंग की बिल्कुल ही बैंड बच गई, वहां तो 1/3 ऑफ द बुक गायब हो गया। इसकी वजह से इनके ओवरऑल नंबर्स बेकार लग रहे हैं। अब जब मैनेजमेंट से इसके बारे में कॉन कॉल में पूछा गया कि भाई आप किसी नए बैंक से पार्टनर करेंगे या और किसी सेगमेंट में कोलैंडिंग करना शुरू करेंगे, तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स थोड़ा सा ठंडा ही था। मैनेजमेंट कहता है देखो अभी तो हमें स्कोप कम लग रहा है कि हम किसी और नए पार्टनर बैंक को इसमें जोड़ें और उनके साथ लैंडिंग करना शुरू करें। हमारे अभी इनके पास कुछ 6 पार्टनर्स हैं जो अलग अलग सेगमेंट में ये लोग कोलैंडिंग करते हैं उनके साथ। तो कोई नए पार्टनर ऐड होने की बात नहीं हो रही है। तो इसका मतलब मैनेजमेंट धीरे से ये कहना चाह रहा है कि भाई अभी तो हमारा जो ये लास्ट वाला पोर्शन है ना, इसको आप ठंडा ही समझो, ये आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी थोड़ा सा ठंडा ही रहेगा। इसको हमें पॉजिटिव तरीके से देखना है तो क्या है कि अब आपके पास फ्रेश फंड आ गए, अब आपके पास 207 करोड़ रुपए आए हैं। तो उससे आप जो अपनी खुद की लोन बुक है, देखो आपके लिए प्रॉब्लम क्या था, पैसा इकट्ठा करना। पैसा आपके पास इकट्ठा हो गया, 207 करोड़ रुपए जो नया प्रमोटर था उसने डाल दी। तो आपके पास जो पैसे वाली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। तो आप अपनी ही बुक को और ज्यादा पेज पे बढ़ा सकते हो। अगर आप अपनी बुक आज 30% पे बढ़ा रहे हो, तो आप उसको स्केल कर सकते हो, आप उसको 50-60% पे बढ़ा सकते हो और ओवरऑल जो लोन बुक का रेट ऑफ ग्रोथ है उसको वापस ऊपर लेके जा सकते हो। तो एक चीज ये हो सकती है। बट इसके ऊपर मैनेजमेंट का कोई कमेंटर नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था, कुछ मैनेजमेंट ने इसमें बताने की कोशिश नहीं करी। ये हमें आगे आने वाले क्वार्टर्स में ट्रैक ही करना पड़ेगा। चलिए, ये चीज भी हमें समझ में आ गई। चलिए, उसके अलावा हम और क्या बात कर सकते हैं। हाँ, उसके अलावा अगर हम देखें तो इनके निम्स में हमें मैसिव एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। हमें पता चलेगा कि यार पहले कंपनी 3.9% के आसपास का निम्स बना रही थी, वो अब बढ़ के 7% का हो गया। तो ये ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? ऐसा चमत्कार इस वजह से हुआ क्योंकि इनकी जो कोलैंडिंग वाली स्पेस थी वहां पर जो बुक का पोर्शन था वो कम हो गया। क्योंकि कोलैंडिंग में ये अपने 20 लाख के ऊपर तो 15% कमा पा रहे थे, बट जो शिवालिक वाला था उस पर ये 2-3-4%, 5%, 6% ही बना पा रहे थे, क्योंकि उसमें मेजोरिटी ऑफ द इंटरेस्ट तो शिवालिक को पास ऑन करना पड़ रहा था। तो इसकी वजह से इनके ओवरऑल निम्स जो थे वो कम थे, बट अब वो धीरे धीरे कम हो रही है। इसकी वजह से इनके निम्स बढ़ते जा रहे हैं और मैनेजमेंट का कहना भी यही है कि अब निम्स इसी लेवल पे सस्टेन रहेंगे। तो इससे भी मैनेजमेंट यही इंडिकेट करना चाह रहा है कि ये जो कोलैंडिंग वाला है ना, आप इसको ऑलमोस्ट इसी लेवल पे मानो कि ये जो पहले 50% ऑफ द ओवरऑल लोन बुक था वो अब 20-25% ऑफ द ओवरऑल लोन बुक ही बन के रह जाएगा। इससे ज्यादा ये बढ़ेगा नहीं। तो ये इनडायरेक्टली मैनेजमेंट ये कहना चाह रहा है, ये चीज भी हमें समझ में आ गई। चलिए, उसके बाद अगर हम इनके ज्योग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में बात करें तो कुछ 8-9 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है और मैक्सिमम इनका जो एयूएम आता है वो आता है महाराष्ट्र से। 30% ऑफ देयर एयूएम कम्स फ्रॉम महाराष्ट्र और ऑलमोस्ट सारे ही नॉर्थ इंडियन स्टेट से ही इनके मेजोरिटी एयूएम आ रहा है। 13% आता है हमारा हिमाचल प्रदेश से, 10% आता है गुजरात से, 9% आता है राजस्थान से और बाकी वाला आ गया हमारी अदर्स कैटेगरी में। उसके बाद आते हैं इनके एसेट क्वालिटी के ऊपर। एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इनकी एसेट क्वालिटी अभी भी खराब ही हुई। इनके ग्रॉस एनपी नंबर्स 3.7% के आसपास पे पहुंच गए, इनके नेट एनपी नंबर्स 2.2% के आसपास पे पहुंच गए। बट अब एक और चीज समझ नहीं है, यहाँ पर इंक्रीजिंग एवीएम ग्रोथ के साथ ये नंबर डिटेरियोरेट नहीं हुआ है, यहाँ पर डिक्रीजिंग एवीएम के साथ हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, जो आपका पैसा आ रहा था, मतलब जो अच्छा आदमी था जो रेगुलरली ईएमआई पे कर रहा था, उसने अपना लोन खत्म कर दिया, आपका एवीएम रिड्यूस हो गया। जो आदमी डिफॉल्ट कर रहा था उसका पैसा अभी तक नहीं आया, वो अभी भी एवीएम में अटका हुआ है। तो इस वजह से आपको ये जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए का नंबर है ये एलिवेटेड दिख रहा है। तो एसेट क्वालिटी एज सच खराब नहीं हुई, बट हाँ ग्रॉस एनपी नेट एनपी नंबर जरूर ऊपर गए क्योंकि जो डिनोमिनेटर था वो बढ़ गया। ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि देखो बेसिक चीज क्या हुई कि आपके सपोज X% ऑफ लोन्स खराब थे, कि सपोज ऐसे समझते हैं कि आपकी 100 रुपए की टोटल लोन बुक थी, उसमें से 10% लोन, 10 रुपए के लोन खराब थे। अब क्या हुआ,
जो अच्छे लोन्स थे उनका रिपेमेंट आ गया और आपकी जो लोन बुक 100 की थी अब वो 50 की रह गई, और वो जो 10 रुपए का जो लोन खराब हुआ था वो अभी भी खराब पड़ा है। तो पहले इट वॉज 10/100, 10% लोन बुक खराब था, नाउ इट इज 10/15, दैट इज 20% लोन बुक खराब हो गया। तो एक्चुअली अमाउंट उतना ही है, बट जो डिनोमिनेटर था वो छोटा हो गया, इसकी वजह से ओवरऑल ग्रॉस एनपी नेट एनपी का नंबर हमें बड़ा होकर देखने को मिल रहा है। चलिए ये चीज भी हमें समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम इनके थोड़े नंबर्स के बारे में बात करें तो यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें पता चलेगी। इनकी इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 50%, नेट इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 102%। इनकी जो आपकी क्रेडिट कॉस्ट है वो तो 180 टाइम्स बढ़ गई। तो देखो, इंटरेस्ट इनकम कमाई बढ़िया हुई है, मतलब खुद का जो लोन था, जो 100% खुद ने बेयर किया था, खुद की पॉकेट से जो पैसा लेंड किया था, उसके ऊपर अच्छी कमाई हो रही है, उसकी पेस ऑफ ग्रोथ भी अच्छा है, नेट इंटरेस्ट इनकम भी अच्छा है। एसेट क्वालिटी खराब हुई है, उसमें एडिशनल प्रोविजन करें, इसकी वजह से आपकी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है, इसकी वजह से आपका पार्ट रिड्यूस हो गया और पार्ट गायब ही हो गया, बल्कि 67 करोड़ रुपीज के आसपास कंपनी ने लॉस रिपोर्ट कर दिया। चलिए ये चीज भी हमने समझ में आ गई। उसके बाद जो इनकी मेन कमाई थी, फी एंड अदर इनकम के बारे में देखो, कोई भी एनबीएफसी कंपनी उठाओगे आपको 5-6 चीजें बैलेंस शीट में देखनी होगी। आपको सबसे पहले देखना है इंटरेस्ट इनकम कितनी है, उसके बाद अदर इनकम कितनी आई। इंटरेस्ट इनकम में से आप इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करोगे, आपको नेट इंटरेस्ट इनकम मिलेगा। नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस अदर इनकम गिव्स यू टोटल इनकम। तो टोटल इनकम का जो नंबर है वो सपोज X%। अब इनके वाले केस में क्या था, जो इनकी अदर इनकम थी वो बराबर का कंट्रीब्यूशन करती थी इनकी इंटरेस्ट इनकम के बराबर का। तो इंटरेस्ट इनकम तो बढ़ रहा है, बट जो अदर इनकम है, जो फी से आता है, जो को लेंडिंग के थ्रू आता है, वो हो गया खत्म। वहां पर हमें 61% के आसपास का रिडक्शन देखने को मिला। इसकी वजह से पूरी की पूरी बैलेंस शीट की ऐसी तैसी हो गई। इसी वजह से यहाँ पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है। अगर इनके कोर बिजनेस के बारे में बात करें तो वहां पर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को अभी तक मिली नहीं है। उसके ऊपर से इनको एक रेटिंग डाउनग्रेड भी मिल गया। अब ये है गरीबी में आटा गीले वाली बात, कि आप पहले ही इतनी छोटी कंपनी हो, आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, आपको अभी से कोई लोन करने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई लोन देना नहीं चाह रहा, मतलब आपके लिए जो रॉ मटेरियल है पैसा वो इकट्ठा करना वैसे ही मुश्किल हो रहा है। उसके ऊपर से आपकी रेटिंग डाउनग्रेड और होगी। अब रेटिंग डाउनग्रेड का मतलब क्या है, आपकी इज्जत और कम होगी बाजार में, आपके ऊपर ट्रस्ट और कम हो गया लोगों का। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। चलिए जी, ये चीज भी हमने देख ली। उसके अलावा ठीक है, मोर और लेस यही है। उसके अलावा अगर हम बात करें नए प्रमोटर के बारे में, तो ये जो नया प्रमोटर आएगा तो पहले तो हमें इसको 1-2 क्वार्टर देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इसके कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं है, इन्होंने कोई पहले कंपनी नहीं चलाई है। तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि भाई ये इसको कंपनी को स्टीयर किस तरफ करना चाह रहे हैं। अगर पॉजिटिवली स्टीयर करेंगे तो ठीक है, हम जरूर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, बट अभी तो अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। अगर आप इनकी बुक वैल्यू, अच्छा चलो बुक वैल्यू से वैल्यूएशन कंपैरिजन भी कर लेते हैं। अगर आप इनकी बुक वैल्यू के बारे में बात करो तो फ्रेश फंड इन्फ्यूजन के बाद करीबन 10 रुपए के आसपास की इनकी बुक वैल्यू बनेगी। आज की डेट में ये 14 रुपए के आसपास पे ट्रेड कर रहा है, तो 1.4 टाइम्स प्राइस टू बुक पे तो ये ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तो कोई बहुत सस्ता कंपनी से बिक नहीं रहा, ना कि मतलब बहुत वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी तो हमें देखने को मिल गई। तो ये एक ठीक ठाक एमएसएमई कंपनी की वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अब इसका फेट नए प्रमोटर के हाथ में, कि भाई वो जो फंड इन्फ्यूजन करता है उससे फिर ये कंपनी क्या कर पाता है। क्या ये अपनी खुद की बुक को 2x 3x पेस पे ग्रो कर पाएगा? क्या वो जो घाटा हो रहा है हमें अपनी इनकम हटने की वजह से, उसको कंपनसेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अच्छा, इसके बारे में एक और चीज समझ लेते हैं। अब देखो, ये साल इसके रिजल्ट अच्छे आए नहीं है, ये पिछले 2-3 क्वार्टर में इनके रिजल्ट अच्छे थे नहीं। तो ये जो खराब रिजल्ट है ये एक तरीके से अगले साल के लिए बेहतर हो जाएंगे। क्यों? अभी हमने देखा कि 63% 65% के आसपास का रिडक्शन इन फी इनकम हो गया, अदर इनकम आपकी 65% से घट गई। तो जो अगले साल का जो रिजल्ट आएगा वो एक छोटे बेस के ऊपर आएगा। तो छोटे बेस के ऊपर अगर आप थोड़ा बहुत भी ग्रो कर लेते हो क्योंकि आपके पास नया कैपिटल आ रहा है, तो वो नंबर बहुत एलिवेटेड देखने को मिलेगा। हमें पता चलेगा कि यार ये कंपनी शायद 40-50% 60% का ग्रोथ कर जाए। उस टाइम हमें एक बहुत वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी लगेगी। बट वो समय आने से पहले हमें जज करना पड़ेगा कि कंपनी का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, कंपनी किस तरीके से चलने की कोशिश कर रही है, क्या कंपनी अपनी बुक्स को वापस स्केल करने की कोशिश कर रही है, कंपनी अपनी जो एसेट क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है, नए सेगमेंट में एंटर करने की कोशिश कर रही है, और क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है मैनेजमेंट का, उसके बारे में हमें थोड़ी सी चीजें समझनी पड़ेगी। और इसके लिए एक अगर कंपनी कौन कॉल करता है
मैनेजमेंट का गाइडेंस मिलता है, मैनेजमेंट की कमेंट्री मिलती है, तो उससे हमें काफी सारी चीजें पता चलेंगी। बट एज ऑफ नाउ Q4 FY25 में तो कंपनी के लिए हमारे पास सिर्फ नंबर्स हैं, और कुछ नंबर्स में तो हमें खास देखने को मिल नहीं रहा, मतलब एकदम वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। तो चलिए इस कंपनी का अभी इतना ही रखते हैं।